ओके, आज केमिस्ट्री का रिवीजन क्लास शुरू करते हैं। तो लास्ट परसों हमने फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन किया और कल उस चैप्टर का हमने सब्जेक्टिव टेस्ट लिया। और आज अपन केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है अपना सॉलिड स्टेट, उसका रिवीजन करेंगे और उसका हम कल टेस्ट रखेंगे। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ मैं सोच रहा हूँ करेक्शन कर दें, क्योंकि जैसे आज जैसे रिवीजन कराया टॉपिक का, तो कल जैसे 12 बजे टेस्ट रख रहे हैं, 12 बजे टेस्ट हो रहा है, तो आज का टाइम भी आपको इस चैप्टर को तैयार करने में मिल गया, कल का भी मिल जाता है, फिर परसों आपको नया आता है। तो मेरे ख्याल से एक चैप्टर के लिए एक दिन काफ़ी होगा, वरना भी एक चैप्टर में 2 दिन आपको मिल रहे हैं, है ना, इस प्रक्रिया में। तो इसमें एक थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि जैसे आज एक चैप्टर का रिवीजन हुआ, तो उसका आज आपको यही पढ़ना है, जैसे सॉलिड स्टेट, और कल आपको 12 बजे सॉलिड स्टेट का टेस्ट हो जाएगा, लेकिन 9:20 पे आपकी क्लास भी रहेगी जिसमें नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो कल आपका टेस्ट भी हो गया, फिर कल आपको जो कल पढ़ाया उसका रिवीजन, फिर परसों उसका टेस्ट, है ना। तो एक दिन छोड़ने वाला ना करके अपन रेगुलर कर लेते हैं। रोजाना जो है, रोजाना एक क्लास रहेगी जिसमें रोजाना एक चैप्टर का रिवीजन और उसके जस्ट नेक्स्ट डे उसका टेस्ट, है ना, फिर उसी दिन नेक्स्ट डे उसका रिवीजन वाला भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो सॉलिड स्टेट शुरू करते हैं। देखो, सॉलिड स्टेट क्या है? एक ऐसी स्टेट है किसी सब्सटेंस की जिसमें शेप, साइज वगैरह ये सारे फिक्स रहते हैं, डेफिनेट मास होता है, वॉल्यूम होता है, शेप होता है, और जिसमें इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है, एटम्स के बीच की डिस्टेंस, वो बहुत कम होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होते हैं। अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं इनको। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, अवयवी कण, इसमें सारे शब्द आते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है उनकी फिक्स्ड पोजीशन होती है और वो अपने मीन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट करते हैं। दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। इनकम्प्रेसिबल होते हैं यानी कि उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, और रिजिड होते हैं यानी कि काफ़ी ज़्यादा सख्त होते हैं। तो ये सॉलिड की प्रॉपर्टीज होती है। सॉलिड को दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है वैसे, एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस हिंदी में बोलते हैं। एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं कि ऐसे सॉलिड जिनमें एटम्स बहुत ही परफेक्टली अरेंज्ड हो, है ना, एक एटम के बाद एक एटम, एक एटम के बाद एक एटम, एकदम सिस्टमेटिकली, जिसमें एटम्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हो सिस्टमेटिकली, एक क्रमबद्ध एक व्यवस्था हो परमाणुओं की। तो जो ऐसा जो अरेंजमेंट है, ऐसे जो सॉलिड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं। और ऐसे सॉलिड्स जिनमें जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो रैंडमली होता हो, है ना, एक वहां पर, एक दूसरी जगह, एक कहीं पे पड़ा है, तो जहां पे एटम्स का अरेंजमेंट रैंडमली हो वो तो होता है एमॉर्फस, और जिसमें एटम्स सिस्टमेटिकली अरेंज्ड हो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि फिक्स मेल्टिंग पॉइंट पे क्रिस्टलाइन सॉलिड पिघल जाते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होता। एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है कि उसमें एक रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है, यानी कि जैसे 150 डिग्री पे पिघलना शुरू हुआ तो 160 170 तक पिघल रहा है, धीरे धीरे पिघल रहा है। और एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड्स में मेल्टिंग होती है। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उनमें एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि फिक्स टेम्परेचर पे 150 पे एक इंटरमोलिकुलर बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो साथ साथ में बाकी भी सारे इंटरमोलिकुलर बॉन्ड ब्रेक हो गए। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो शार्प नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, जो एमॉर्फस सॉलिड है उनको हम सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड्स ही बोलते हैं। सूडो सॉलिड यानी कि ये सॉलिड एक्चुअल में होते नहीं है, लेकिन जैसे सॉलिड जैसे लगते हैं, तो इनको एक सुपर कूल्ड यानी कि ऐसा कोई सॉलिड है जो बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया गया है।
सुपर कोल्ड लिक्विड जो होता है, इनको ऐसा भी बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा ठंडा कोई एक, जैसे होता है ना कि कोई लिक्विड हो, उसको अगर हम ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तो वो सॉलिडिफाई होने लगता है। तो एमॉर्फस सॉलिड में ऐसे ही बोला जाता है कि ये कोई ऐसे सॉलिड्स है जिनको सुपर कूल्ड कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया गया है ना। तो ये एमॉर्फस सॉलिड के बारे में एक बात हमें ध्यान में रखनी है। जो एमॉर्फस सॉलिड्स है वो आइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो अनआइसोट्रॉपिक होते हैं, एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। आइसोट्रॉपिक और एनआइसोट्रॉपिक जो प्रॉपर्टीज, इनका मतलब क्या है कि जो आइसोट्रॉपिक मीन्स कि सभी डायरेक्शन में, अगर मान लो एक सैंपल लिया जाए, जैसे ये सैंपल का पार्ट है किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का, तो इसमें हम अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, ऐसे जाते हैं। तो हर डायरेक्शन में हमें क्या मिलेगा, हर डायरेक्शन में हमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, कंडक्टिविटी हो गया, रजिस्टिविटी हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। तो इस तरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में हमें क्या मिलती है, अलग अलग मिलती है। किस में मिलती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हो हर डायरेक्शन में हमें एक यूनिक अरेंजमेंट हमेशा मिलेगा। तो हर डायरेक्शन में क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग मिलती है, लेकिन जो एमॉर्फस सॉलिड है उनमें ये सारी प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर मिलती है। तो एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो तो आइसोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड एन आइसोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, ये देखो शेप हो गया, शेप क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेट एंड रेगुलर होती है, इनकी इरेगुलर, मेल्टिंग पॉइंट शार्प, इनका रेंज में क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब क्या है, अगर हम मान लो एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड को चाकू से काटें, तो एमॉर्फस सॉलिड में क्योंकि एटम्स रैंडमली अरेंज्ड हैं, तो एमॉर्फस सॉलिड को जब कट करेंगे तो उसमें हमें एक जिगजैग यानी कि खुरदरी सरफेस मिलेगी, हमें एक इरेगुलर सरफेस मिलेगी किसमें, एमॉर्फस सॉलिड में। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमें क्या मिलेगा, स्मूथ सरफेस मिलेगी, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो एटम्स का सेपरेशन है वो परफेक्टली सेपरेशन होगा, एकदम एक इधर एटम एक इधर एटम, है ना। तो इस वजह से स्मूथ सरफेस किसमें मिलेगी, क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर हम क्लीवेज करेंगे, कट करेंगे नाइफ से। तो आई बात समझ में। हीट ऑफ फ्यूजन, इसमें डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन क्रिस्टलाइन में, और उसमें एक डेफिनेट नहीं होगी, है ना, रेंज में चलेगी। ठीक है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, आइसोटोपिक पढ़ लिया। लॉन्ग रेंज ऑर्डर यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो बड़े रेंज तक, काफ़ी दूरी तक एक ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, लेकिन ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है इनमें, यानी कि छोटे से एक रेंज में इनमें ऑर्डर पाया जा सकता है, लेकिन लंबे रेंज में कोई ऑर्डर, एक परफेक्ट रूल जो है वो फॉलो नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा भी देखो, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के अलावा भी जो क्लासिफिकेशन है सॉलिड्स का, वो उनके अंदर जो पाए जाने वाली बॉन्डिंग है उनके ऊपर बेसिस होता है। एक और क्लासिफिकेशन होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, जैसे अलग अलग बॉन्ड्स पाए जाते हैं सॉलिड्स में, वंडरवाल फोर्स हो सकते हैं, आयनिक बॉन्ड हो सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड हो सकते हैं, मेटालिक बॉन्ड हो सकते हैं, है ना। तो इन बॉन्ड के बेसिस पे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनके जो टाइप है, एक तो होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक होता है आयोनिक सॉलिड, एक होता है मेटालिक सॉलिड, और एक होता है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो देखो ये बॉन्ड जो पाया जाता है मॉलिक्यूल से एटम्स के बीच में, उनके बेसिस पे जो टाइप है इनको समझते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होता है, देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड, अगर दो कोई मॉलिक्यूल है उनके बीच में मान लो कोई ऐसा बॉन्ड है, हालांकि वीक बॉन्ड होता है, उसकी वजह से वो सॉलिडिफाई हो रहे हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बोलते हैं। इनके दो टाइप होते हैं, एक तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, अध्रुवीय आणविक ठोस, और एक ध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय नॉन पोलर में क्या होता है कि इनके जो एटम्स होते हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलराइज्ड नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आर्गन, हीलियम, इनमें तो कोई वैलेंसी वगैरह कुछ नहीं होती, तो कोई पोलराइजेशन नहीं, लेकिन फिर भी नेचर में ऐसा पाया जाता है कि इनको अगर मान लो हम बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे कंप्रेस करें तो इनमें भी सॉलिडिफिकेशन होता है। तो ये सॉलिडिफिकेशन कौन सा है, ये मॉलिक्यूलर सॉलिडिफिकेशन है, यानी कि मॉलिक्यूलर बॉन्ड होगा इसमें, कौन सा, वंडरवाल फोर्स हो सकता है, वीक, है ना। ठीक है,
लिक्विड से सॉलिडिफिकेशन भी हो सकता है और ज़्यादा अगर हम कूल करके उसको कंप्रेस करें तो। हाँ क्या लिक्विड के रूप में ऊपर उठती है? नहीं, कंटेनर में हीलियम ही मौजूद है, कुछ है ही नहीं, तो फिर तो सॉलिड ही होना पड़ेगा ना। गुब्बारे वाली नहीं, गुब्बारा ऊपर उठता है वो कह रहे हैं क्या? तो ऊपर क्यों उठती है? क्यों उठती है ऊपर, उसका कारण बता। बायोन्सी की वजह से ऊपर उठती है। बाकी दूसरी भारी है, वो हल्की है, इसलिए। हीलियम को सॉलिडिफाई जब करेंगे तो सॉलिडिफाई किस कैटेगरी में आएगा? वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की कैटेगरी में आएगा। आई बात समझ? तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, जैसे H2Cl2, ये पोलराइज नहीं है, पोलर बॉन्ड नहीं है इनमें। जैसे HCl हो गया, उसमें तो पोलर बॉन्ड है, लेकिन इनका अगर सॉलिडिफिकेशन कोई सामदान दंड भेद लगा के हम करते हैं तो वो सॉलिडिफिकेशन किसकी वजह से होता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिडिफिकेशन की कैटेगरी में आता है, और इसका कारण होता है लंदन फोर्सेज। लंदन फोर्सेज वीक फोर्सेज होता है, ये वॉन्डरवाल फोर्सेज की तरह ही होते हैं, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा वीक फोर्सेज होते हैं। ये एक तरह से क्या है? इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, यानी कि डाइपोल है नहीं। अगर देखो दोनों डाइपोल होते तो प्लस माइनस प्लस में अट्रैक्ट होकर आपस में पास में बैठ गए, ये तो हो गए पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये तो क्या होता है? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, जैसे HCl हो गया, SO2 हो गया, अगर ये कभी भी सॉलिड बनते हैं तो इनका सॉलिड बनने का कारण क्या होगा? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। जैसे HCl में डाइपोल है, SO2 में भी डाइपोल है, तो ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है किसमें? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में, क्योंकि पोल्स बने हुए हैं वहाँ पे। लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में पोल्स नहीं होते हैं, इन्हें पोलैरिटी नहीं होती है। ठीक है, तो इनका कारण क्या है? लंदन फोर्सेस। और इसमें क्या है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और लंदन फोर्सेस क्या होता है? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, यानी कि पहले दोनों न्यूट्रल थे, लेकिन दोनों ने क्या कर दिया? एक दूसरे में डाइपोल इंड्यूस कर दिया जब दोनों पास में आए। तो ये पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स होते हैं। और इसमें एक कैटेगरी और होती है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है जब हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम के बीच में आ जाता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो जैसे वाटर में जो आइस बनती है, तो आइस का फिनोमेना किसकी वजह से बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड। तो मॉलिकुलर सॉलिड तीन तरह के, नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड। नेक्स्ट है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड क्या हो गए? जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होगा आयंस के बीच में, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को। तो यहाँ पे आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है, उसकी वजह से जब कोई सॉलिड फॉर्म बनती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आयनिक सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिसमें कोई पॉजिटिव चार्ज एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉनों के समुंदर में होते हैं, है ना। पॉजिटिव चार्ज, कोई पॉजिटिव चार्ज या फिर जो एटम्स हैं, कैटायंस हैं, उनके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ठहरते नहीं है, तो वो एक क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों का समुद्र बना देते हैं पूरी थ्रू आउट द मेटल, है ना। बहुत ही ज़्यादा लूजली बाउंडेड होते हैं। तो इस तरह के अरेंजमेंट से मेटेलिक बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एकदम फ्रीली फ्लो कर रहे हैं मेटल के अंदर, और हर तरह के जितने भी जो एटम्स हैं मेटल के, उनको बांधे हुए रखे हैं, तो इसको मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। तो मेटेलिक सॉलिड्स कौन से होते हैं? वो सॉलिड जिनमें मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। और मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है डक्टाइल होती है, मैलिएबल होती है, कंडक्टर होती है ना। तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है। लस्टर होती है इनमें, है ना, यानी कि चमक होती है। तो ये मेटालिक सॉलिड्स होते हैं। नेक्स्ट है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो कोवेलेंट सॉलिड क्या होता है? जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है अलग अलग एटम्स के बीच में। जैसे डायमंड की स्ट्रक्चर होती है, डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और एक कार्बन चार दूसरे कार्बन से, फिर चार दूसरे कार्बन दूसरे चार कार्बन से अटैच रहते हैं इस तरह से, तो एक नेटवर्क बनता है। तो ये नेटवर्क जो है वो कैसे होता है? कोवेलेंट सॉलिड की वजह से होता है। और कोवेलेंट सॉलिड्स बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट नहीं होते हैं। और कोवेलेंट सॉलिड्स जनरली तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते, लेकिन बहुत सारे केसेस में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी करते हैं, जैसे ग्रेफाइट हो गया,
ग्रेफाइट कोवेलेंट सॉलिड है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी करता है, और ग्रेफाइट सॉफ्ट भी होता है। इसका सॉफ्ट होने का कारण ये है कि इसमें लेयर्ड फॉर्म में स्ट्रक्चर्स होती है ना। एक तो ये बॉन्ड होता है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड तो 141.5 पिकोमीटर है, लेकिन इस इनके दो लेयर्स के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 340 पिकोमीटर होती है। तो ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है और इसको एज ए लुब्रिकेंट की तरह भी काम में लिया जाता है और कंडक्टर होता है। लेकिन डायमंड जो होता है उसमें एकदम कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बिछा हुआ होता है डायमंड का, तो ये कंडक्टिविटी शो नहीं करता, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो ये कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं, नेटवर्क ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो ये एक चार्ट दे रखा है, इसमें हर टाइप दे रखा है, मेल्टिंग पॉइंट सभी के दे रखे हैं, और मॉलिकुलर सॉलिड जो होंगे उनके मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट है लो होंगे, पोलर वालों के थोड़े लो होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड वालों के भी लो होंगे। आयनिक सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होंगे। और आयनिक सॉलिड की एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होता है आयनिक सॉलिड्स, लेकिन कंडक्टर और मॉल्टन स्टेट में कंडक्टर्स होते हैं मॉल्टन और एक्वस स्टेट में। यानी कि अगर मैं NaCl में अगर बिजली प्रवाह करना चाहूँ, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराना चाहूँ तो फ्लो नहीं होगी, लेकिन NaCl को मैं पिघला दूँ तो इससे क्या होगा, Na+ और Cl- के जो आयंस है उनका मूवमेंट अब आसानी से हो सकता है। तो मॉल्टन स्टेट में क्या करते हैं, ये कंडक्टिविटी शो करने लगते हैं। और एक्वस स्टेट में भी क्या होता है, एक्वस स्टेट में भी क्या है, Na+ और Cl- जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। फ्रीली मूव कर सकते हैं तो क्या होगा, कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो मॉल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट में क्या करते हैं, आयनिक सॉलिड कंडक्टिविटी शो करते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी शो नहीं करते। ठीक है, और हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मीन्स इनको थोड़ा सा भी अगर मान लो एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए तो ये बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। और मेटालिक सॉलिड हार्ड होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। और जो कोवेलेंट सॉलिड उनके मेल्टिंग पॉइंट और ज़्यादा हाई होते हैं, जैसे सिलिकॉन, कार्बाइड, डायमंड और ये सारे। ठीक है, नेक्स्ट है लैटिस, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। तो क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल क्या होता है कि जो एटम्स का अरेंजमेंट है किसी क्रिस्टल के अंदर, अगर हम उससे डॉट से दिखाएं तो ये लैटिस पॉइंट कहलाता है। और उनके बीच के बॉन्ड को हम लाइन से दिखाएं तो इनके 3D अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। क्रिस्टल लैटिस में जो हमें मेन बात ध्यान में रखनी है, सबसे पहली बात की यूनिट सेल क्या होती है। तो यूनिट सेल क्या होती है, किसी भी क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट कंपोजिशन, जिसको अगर हम हर डायरेक्शन में रिपीट करें, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो उससे हमें क्या होगा, सेम वापस वही 3D अरेंजमेंट जो है लैटिस का वो मिल जाता है। तो इस तरह का ये जो स्मॉलेस्ट प्रपोर्शन होता है, पोर्शन होता है उस क्रिस्टल लैटिस का, वो क्या कहलाता है, यूनिट सेल कहलाता है। यूनिट सेल के कई तरह के टाइप होते हैं। वैसे तो ब्रेवस जो लैटिस हैं उतने ही यूनिट सेल के टाइप होते हैं, लेकिन जो मेन हम यूनिट सेल पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। दो तरह की क्लासिफिकेशन है यूनिट सेल का। प्रिमिटिव यूनिट सेल तो हो गई जिसमें जो एटम्स हैं या फिर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में सारे वर्ड आ जाते हैं, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स। तो जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है उसमें एटम्स और आयंस केवल कॉर्नर पोजीशन जो होती है किसी यूनिट सेल की उसी पे मौजूद होते हैं, कॉर्नर पोजीशन पे ही। लेकिन सेंटर्ड यूनिट सेल में जो सेंट्रल पोजीशन है, सेंट्रल पोजीशन देखो क्या क्या हो सकती है, बॉडी सेंटर हो सकता है, फेस सेंटर हो सकता है, तो इस तरह से, और एंड सेंटर भी हो सकता है। तो सेंट्रल यूनिट सेल ऐसी होती है जिस यूनिट सेल में एक क्यूब के सेंटर पे भी, क्यूब के जो फेस सेंटर है, बॉडी सेंटर है, वहां पे भी जो यूनिट सेल मौजूद होती है, जो एटम्स हैं वो मौजूद होते हैं। तो ये क्या कहलाती है, सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाती है। जैसे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है कि कॉर्नर पे 8 एटम है लेकिन सेंटर पे एक और एटम है, बॉडी सेंटर यानी क्यूब का जो सेंटर है वहां पे एक एटम मौजूद है। फेस सेंटर्ड, सारे कॉर्नर्स पे 8 एटम है, लेकिन जो क्यूब है उस क्यूब के फेस जो होते हैं, जैसे आप एक कमरा ले तो कमरे की दीवारों के जो केंद्र है वहां पे भी क्या है, एटम मौजूद है, तो फेस सेंटर होता है। और एंड सेंटर यूनिट सेल क्या होती है कि ऐसी यूनिट सेल जिसमें कोई अपोजिट दो फेस अगर ले लें, जैसे ये ले लिया और ये ले लिया, इनके सेंटर पे अगर एटम मौजूद है वो क्या कहलाता है, एंड सेंटर। इसके अलावा कोई दूसरे फेस पे एटम मौजूद ही नहीं है, कोई दूसरे फेस सेंटर पे एटम मौजूद नहीं है, तो ये एंड सेंटर कहलाता है।
ये अलग अलग तरह के यूनिट सेल के टाइप्स होते हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ठीक है, ये अलग अलग तरह के जो 7 टाइप के प्रिमिटिव यूनिट सेल बनते हैं, अलग अलग तरह के क्रिस्टल सिस्टम है ये, जिसमें हम एज लेंथ अगर इक्वल है और सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है तब तो क्यूबिक बनती है। क्यूबिक में प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर सारा आता है। टेट्रागोनल कब बनती है? जब दो एज लेंथ बराबर हो लेकिन तीसरी इक्वल नहीं हो, लेकिन फिर भी तीनों बॉन्ड एंगल कितने हैं? 90 डिग्री के हैं, तो तब क्या बनता है? टेट्रागोनल। और टेट्रागोनल में केवल प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर ही बन सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फेस सेंटर बनता तो फेस सेंटर में फिर एक सिमेट्रिक अरेंजमेंट आ जाता तो वो क्यूबिक में ही चला जाता। तो टेट्रागोनल में केवल प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर ही पॉसिबल है। ऑर्थोरोम्बिक में एंड सेंटर भी पॉसिबल है और इसमें तीनों आर्म्स इक्वल नहीं है लेकिन एंगल कितने? तीनों 90 डिग्री है। हेक्सागोनल में प्रिमिटिव भी पॉसिबल है जिसमें ए बी के बराबर है लेकिन सी के बराबर नहीं है, दो एंगल 90 डिग्री है लेकिन एक एंगल 120 डिग्री है, जैसे ये हेक्सागोनल हो गया, ये हेक्सागोनल है, ये ऑर्थोरोम्बिक है। ठीक है, इसी तरह से रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। तो एक बार ये सारी चीजें देख लिया। ये सारी स्ट्रक्चर है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में सिंपल क्यूबिक हो गया, ये बॉडी सेंटर हो गया, ये फेस सेंटर हो गया, ये प्रिमिटिव में और ये बॉडी सेंटर। ये अलग अलग जो ये टाइप्स इसमें लिखा रखे हैं, जैसे क्यूबिक में 3 पॉसिबल है तो ये क्यूबिक के हो गए। बाद में सेकंड है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में 2 पॉसिबल है, प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर, तो ये 2 हो गए। और ये हो गए ऑर्थोरोम्बिक में 4 पॉसिबल है, तो ये प्रिमिटिव, एंड सेंटर, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, ये चारों किसमें हो गए? ऑर्थोरोम्बिक में। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दी गई है। और जो मेन बातें हमें ध्यान में रखनी है, नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल। तो सिंपल जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है उसमें नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? कॉर्नर वाला एटम इस क्यूब में 1/8 का कंट्रीब्यूशन करता है, तो टोटल 8 है तो 1/8 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 1 एटम। तो सिंपल क्यूबिक जो यूनिट सेल है उसको बनाने में कितना एटम्स का कंट्रीब्यूशन होता है? 1 एटम का खर्च होता है। ठीक है, एक्चुअल में 1 एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स भी बोलते हैं, तो 1 एटम का खर्चा होता है, 1 एटम लगता है। बॉडी सेंटर में बात करें तो कॉर्नर के एटम का कंट्रीब्यूशन 1 और जो सेंटर पे एक एटम है उसका कंट्रीब्यूशन पूरा 1, क्योंकि वो यूनिट उसी यूनिट सेल का पार्ट है। तो इसमें कितने हो जाते हैं? 1 + 1 2। तो बॉडी सेंटर में नंबर ऑफ एटम्स कितने काम लगते हैं, कितने खर्च होते हैं? 2 एटम का खर्चा होता है जब जाके बॉडी सेंटर बनता है। फेस सेंटर में कॉर्नर्स पे तो 8 और 6 क्या हो गए फेस सेंटर पे, और एक फेस सेंटर वाला एटम का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना? हाफ होता है ना, क्योंकि ये 2 यूनिट सेल का पार्ट है। कॉर्नर वाला तो 8 यूनिट सेल का पार्ट होता है तो 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है। फेस सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है क्योंकि ये 2 यूनिट सेल का पार्ट है। तो 6 × हाफ कितना हो जाएगा? 3। तो 3 एटम तो फेस सेंटर वालों से आएंगे और एक एटम कहाँ से आएगा? कॉर्नर वालों से। तो कितने हो जाएंगे टोटल? 4 एटम्स हो जाएंगे। ओके, और इतने ही देखने अपन को 3 तरह के, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर और बॉडी सेंटर। अब आता है क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग क्या है कि एटम्स को एक दूसरे के पास में किस तरह से रखा जाए। तो ये होती है 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 1D क्लोज पैकिंग। एक एटम के बाद एक एटम, फिर एक इस तरह से। तो इस तरह का अरेंजमेंट जो है वो क्या कहलाता है? 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अब इस क्लोज पैकिंग में अगर मैं एटम्स हैं यहाँ पे रख सकता हूँ, यहाँ पे रख सकता हूँ, यहाँ पे रख सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे रख दूँ। तो इसमें भी अगर 2D क्लोज पैकिंग में जाए, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, तो 2 तरह की क्लोज पैकिंग पॉसिबल है। एक तो ये तो कहलाती है ए, यानी कि इसके जस्ट नीचे मैंने क्या किया? दूसरा एटम रख दिया। और नेक्स्ट जो टाइप है वो है ए बी। इसमें क्या किया? जो पहले के बीच की जगह थी वहां पे मैंने दूसरा एटम रखा। तो ये क्या है? 2D क्लोज पैकिंग का दूसरा टाइप है ए बी टाइप। इसमें देखो जो स्क्वायर यूनिट सेल बन रही है, जो एरियल यूनिट सेल बन रही है, यानी कि प्लेनर यूनिट सेल बन रही है, वो क्या बन रही है? क्यूबिक बन रही है, तो इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D बोलते हैं। इसमें जो प्लेनर यूनिट सेल बन रही है वो कैसी बन रही है? हेक्सागोनल शेप की, तो इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, इन प्लेन, इन 2D प्लेन। और ये ए बी टाइप है और ए टाइप है। अब 3D में जब जाते हैं ना, तो 3D में और कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट हो जाता है 3 डायमेंशन में। जैसे अगर मैं जो स्क्वायर
2D क्लोज पैकिंग है उसके जस्ट ऊपर एटम्स को रखूं, तब तो मेरे पास जो एक ऐसा अरेंजमेंट मिलेगा जिसको मैं ए टाइप अरेंजमेंट बोल सकता हूँ, और इसकी जो यूनिट सेल होगी वो क्या होगी, सिंपल क्यूबिक होगी, है ना। 4 एटम कॉर्नर पे, ये नीचे वाले भी 4 एटम कॉर्नर पे, तो ये क्या हो गया, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देगा। पहला 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, यानी कि अगर हम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग से 3 डायमेंशन में जा रहे हैं तो ये बन सकता है। अब नेक्स्ट है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सा क्लोज पैक्ड लेयर। जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी जैसे ये वाली, ये ऑलरेडी थी, जो डार्क सर्कल्स है वो नीचे वाले हैं और लाइट सर्कल है उसके ऊपर वाले हैं। तो देखो पहली लेयर तो हो गई डार्क सर्कल्स वाली, दूसरी लेयर है लाइट सर्कल्स वाली। तो यहाँ पे देखो एक यहाँ पे रखा, एक यहाँ पे रखा, इनके बीच में रखा, ठीक है, और यहाँ पे रखा। तो अब यहाँ पे देखो दो तरह के वॉइड बनते हैं, एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है जिसमें 1 2 3 और उसके ऊपर 4, 1 2 3 और उसके ऊपर 4, तो यहाँ पे वॉइड जो बना वो क्या बना, टेट्राहेड्रल वॉइड। और एक बनता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे वॉइड बना जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड तो 4 एटम से मिलके बनता है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने एटम से मिलकर बनता है, 8 एटम से, सॉरी 6 एटम से मिलके बनता है ना। तो यहाँ पे सेकंड लेयर का फॉर्मेशन तो हो गया, ए और बी हो गया, लेकिन जब थर्ड लेयर का फॉर्मेशन करना है, जैसे ये टेट्राहेड्रल वॉइड की शेप हो गई और ये ऑक्टाहेड्रल की वॉइड की शेप हो गई, ठीक है। अब थर्ड लेयर जब हम रखते हैं ना, थर्ड लेयर, तो थर्ड लेयर को रखते समय हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है कि हम जो फर्स्ट लेयर के एटम हैं और सेकंड लेयर के एटम है, फिर थर्ड लेयर के एटम या तो फर्स्ट लेयर के जैसे ही हैं, तब पैटर्न आ जाता है ए बी ए बी ए बी ए बी ऐसा। लेकिन अगर हम थर्ड लेयर के एटम ऐसे रखते हैं कि वो फर्स्ट लेयर के ऊपर नहीं हो, तो इस तरह का पैटर्न आता है ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ठीक है। तो जो ए बी पैटर्न आता है उसका जो यूनिट सेल बनता है उसको बोलते हैं HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो अरेंजमेंट बनेगा एटम्स का वो एक हेक्सागोनल यूनिट सेल देगा। लेकिन जो ABC अरेंजमेंट आता है उसका जो यूनिट सेल बनता है वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनता है, इसको CCP बोलते हैं, इसको CCP बोलते हैं। और इसका जो यूनिट सेल होता है वो एक FCC होता है, यानी कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, किसका, CCP का। तो CCP और FCC क्या होते हैं, सेम होते हैं। HCP अलग होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, लेकिन इन दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सब क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो ये अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और टेट्राहेड्रल वॉइड्स की जो पोजीशन है वो भी अपन देख सकते हैं। जैसे टेट्राहेड्रल वॉइड तो कहाँ पे लगा होता है, FCC के कॉर्नर के पास में लगा होता है। जैसे ये एक एटम हो गया, इसके ऊपर ये 1 2 और ये 3 एटम हो गए। तो जो FCC है उसके कॉर्नर पे क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ होता है, एक तो जो बॉडी सेंटर है FCC का, वहां पे देखो 1 2 3 4 5 और 6 एटम से मिलकर बनता है ना। तो यहाँ पे ये आगे के फेस वाला, ये पीछे की फेस वाला, ये ऊपर की फेस वाला, नीचा की फेस वाला, साइड के फेस वाले, और यहाँ पे क्या हो गया, ये बॉडी सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया। ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक तो बॉडी सेंटर पे होता है और एक फेस सेंटर्ड का जो एज सेंटर है, जो किनारे का केंद्र है ना, यहाँ पे भी एक क्या पाया जाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पाया जाता है। एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे होता है। तो अब टोटल कितने हो जाएंगे, ये तो एक हो गया, इसके अलावा 12 एज सेंटर होते हैं, 12 एज होते हैं क्यूब के, तो 12 एज सेंटर हो जाएंगे, तो 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी हो जाएंगे, है ना। लेकिन एक्चुअल में अगर नंबर कैलकुलेट करें तो एक तो पूरा ये हो गया, लेकिन ये जो एक है वो 4 का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, 4 के साथ जुड़ा हुआ, और तो इसका इस क्यूबिक सेल में कितना कंट्रीब्यूशन है, 1/4 है। तो 1/4 इंटू 12, यानी कि 3 तो एज सेंटर वाला और एक ये 4। तो ऑक्टाहेड्रल इफेक्टिव नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक FCC यूनिट सेल में होते हैं 4। लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करें तो हर कॉर्नर के पास में एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो गए, 8। तो FCC में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उतने नंबर ऑफ तो अगर होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, लेकिन उससे दुगने क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अगर n नंबर ऑफ एटम है, 100 एटम है, तो 100 एटम मिलके ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने बनाएंगे, 100 ही बनाएंगे। लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बनाएंगे, 200 बनाएंगे, 7, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन निकालेंगे। जैसे FCC की बात करें तो FCC के एटम्स जो है उसमें किनारे
वाले जो फेस डायगोनल होता है, जो फेस का जो विकर्ण होता है डायगोनल, उसके 3 एटम आपस में टच रहेंगे, किनारे वाला, सेंटर वाला और किनारे वाला। तो ये तो हो गया R, ये हो गया 2R और ये हो गया R। तो R प्लस 2R प्लस R कितना हो गया 4R। तो ये 4R किसके इक्वल हो जाएगा, अगर एज लेंथ मान लो इस क्यूब की A है तो ये कितनी हो जाएगी √2 है, तो 4R इज इक्वल टू कितना आ गया √2 है। तो ये तो क्या रिलेशन आ गया, एज लेंथ एंड रेडियस में रिलेशन आ गया एटम की। तो A इज इक्वल टू 4R अपॉन √2 हो गया। ठीक है, और पैकिंग कैपेसिटेंसी क्या निकालते हैं कि कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, एटम्स के जो स्फीयर है उन्होंने कितना ऑक्यूपाई किया है और उस यूनिट सेल का कितना टोटल वॉल्यूम है। क्यों, क्योंकि देखो एटम्स जब रखेंगे तो एटम्स रखेंगे तो बीच बीच में खाली जगह भी रह जाएगी ना। तो हम तो क्या करेंगे, जितना एटम्स के होने की वजह से, एटम्स का साइज मान लो स्फेरिकल है पूरा, तो एटम्स के स्फीयर की होने की वजह से कितना उन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई किया है डिवाइडेड बाय टोटल उस यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना हो सकता था इनटू 100 जब करते हैं तो पैकिंग एफिशिएंसी आ जाती है। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई की बात करते हैं तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग या एफसीसी की बात करें तो उसमें यूनिट सेल में कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होते हैं 4। तो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेंगे 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब। ए क्यूब कितना हो जाएगा, ए क्यूब को लिख सकते हैं अपन 2√2 आर, है ना। यहाँ से एज लेंथ और इसमें रिलेशन आया था, है ना, ए इज इक्वल टू 2√2 आर आया। तो ये वैल्यू रखेंगे तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल और पैकिंग एफिशिएंसी की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी 74%। तो एफसीसी या सीसीपी जो है, एफसीसी, सीसीपी और एचसीपी, इन तीनों की, क्योंकि एफसीसी और सीसीपी तो सेम होता है, और एचसीपी जो है इन सब की जो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है 74% होती है। बाद में आता है बॉडी सेंटर की। तो बॉडी सेंटर में देखो क्या हो जाएगा, जो बॉडी डायगोनल जो होगा, जो क्यूब का डायगोनल है यहाँ से यहाँ तक वाला, जैसे क्यूब के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर वाला, है ना। तो इसका, इसमें भी देखो 3 एटम टच कर रहे होंगे, किनारे वाला, सेंटर वाला, किनारे वाला, बॉडी सेंटर में। तो ये भी कितनी हो जाएगी 4R, लेकिन 4R इस बार किसके बराबर हो जाएगी √3A के बराबर हो जाएगी। तो 4R इज इक्वल टू कितना हो गया √3 हो गया, A बराबर कितना हो गया 4R अपॉन √3 हो गया। तो वही सेम इस बार भी बॉडी सेंटर में इफेक्टिव नंबर कितने एटम के 2 हैं, तो 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। ए क्यूब की जगह क्या रख दिया 4 अपॉन √3 इंटू आर का होल क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल और बॉडी सेंटर की जो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 68% आ जाएगी। इसी तरह से सिंपल क्यूबिक का भी लगते हैं। तो सिंपल क्यूबिक में जो रिलेशन आता है ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2R आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक एटम होता है तो 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2R का होल क्यूब यानी कि 8R क्यूब। तो ये आती है 52.4%। तो एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी 74%, बीसीसी की 68 और सिंपल क्यूबिक की 52। तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब एक फॉर्मूला और बनता है डेंसिटी का। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी। तो एक यूनिट सेल का मास कितना हो जाएगा, उस यूनिट सेल में नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने हैं इनटू उसमें एक एटम का मास कितना है डिवाइडेड बाय उस यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है ए क्यूब। तो इस फॉर्मूले से क्या होता है डेंसिटी आ जाती है। अब Z इंटू स्मॉल m है एक एटम का मास। एक एटम का मास निकालना है तो अगर मान लो हमें मोलर मास पता है तो उस मोलर मास में अवोगाड्रो नंबर का डिवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, एक एटम का मास निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है Z कैपिटल M अपॉन ए क्यूब इंटू Na। तो इससे क्या आ जाती है डेंसिटी आ जाती है D इज इक्वल टू ZM अपॉन ए क्यूब अपॉन Na। ये डेंसिटी फॉर्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल। डिफेक्ट्स क्या होता है कि मान लो जो क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट है, बहुत ही रेगुलर अरेंजमेंट जो है एटम्स का, उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए। प्रॉब्लम कैसे आ जाए, एक एटम चला जाए, कोई दूसरा एटम आ जाए, 2 एटम चले जाए, एक एटम नए एटम आ जाए, है ना, एटम पेयर में चले जाए, तो इस तरह से डिफेक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। अब डिफेक्ट्स कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट होता है कि जिसमें केवल एटम के साथ कोई छेड़खानी हुई है तो वो पॉइंट डिफेक्ट होता है। और लाइन डिफेक्ट्स क्या होते हैं, अगर कोई लाइन के अलोंग एटम्स का ग्रुप जो है वो पूरा डिस्टर्ब अगर हो गया है तो उसको लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। अपन को मेनली पॉइंट डिफेक्ट्स पढ़ने होते हैं। पॉइंट डिफेक्ट मेनली 2 तरह के होते हैं, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है एक तो, और एक होता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट ऐसा होता है जिस डिफेक्ट के होने के बाद में भी जो क्रिस्टल है उसका जो फॉर्मूला है वो अभी भी वैसा का वैसा ही रहेगा। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट वो होता है जिसमें फॉर्मूला चेंज हो जाता है। जैसे स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, 2 तरह के डिफेक्ट होते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, कोई एटम चला जाता है क्रिस्टल्स
की जगह को छोड़ के, तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, खाली जगह, तो इसको वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में कोई एक एटम कोई दूसरी लोकेशन से उठ के यहाँ पे आ जाता है, तो इस तरह का इफेक्ट क्या कहलाता है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहलाता है। और इसमें और भी इफेक्ट होते हैं, जैसे फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट। तो फ्रैंकल और स्कॉटकी डिफेक्ट कुछ ऐसे होते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट भी एक वैकेंसी डिफेक्ट होता है आयनिक सॉलिड्स में, जब कोई दो जो कैटायन और एनायन है पेयर में अगर क्रिस्टल को छोड़ के चले जाते हैं, तो इस तरह का डिफेक्ट क्या कहलाता है? स्कॉटकी डिफेक्ट कहलाता है। लेकिन अगर मान लो कोई एक कोई कैटायन जो होता है वो अपनी प्राइमरी लोकेशन से डिसलोकेट हो जाता है, तो उसको फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट हमने पढ़े थे सेमीकंडक्टर में, पढ़ा था कि कोई बाहर की फॉरेन इम्प्योरिटी अगर डालो आप, तो उस तरह से डिफेक्ट राइज होता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता है। फिर नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट तो क्या है? कैटाइन एक्सेस हो जाना, यानी कि जो कैटाइन है पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज्यादा आ गया है, तो इसको कैटाइन एक्सेस डिफेक्ट बोलते हैं। इसमें एफ सेंटर क्रिएट होते हैं जो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये पूरा ध्यान से पढ़ना। और मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता है कि आपका जो कैटायन है उसकी संख्या कम हो गई है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी वगैरह, ये कंडक्टिविटी और बैंड थ्योरी हमने पढ़ी थी उसमें। ठीक है, ये आगे का सारा पार्ट हमने पढ़ा है। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, ये सारी चीजें हमने आगे उसमें मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ी है। मैग्नेटिक मूवमेंट, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये सारा आप रीडिंग कर लेना। ठीक है। और भी होते हैं इसमें फॉर्मूला निकालने के, फॉर्मूला जैसे एक यूनिट सेल का फॉर्मूला निकालना है तो उसके भी क्वेश्चन होते हैं कि ए टाइप ऑफ एटम कॉर्नर पे मौजूद है, बी टाइप फेस सेंटर पे है, सी टाइप टेट्राहेड्रल पे है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, है ना। तो उसमें भी उसके भी सवाल आप देख लेना एक बार। ठीक है, तो अभी इतना ही रखते हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखें कि अभी जैसे आज ये चैप्टर पढ़ाया है, तो आज आपको टाइम मिल जाएगा पूरी तरह से पढ़ने के लिए, तो कल 12 बजे आपका टेस्ट हो जाएगा। लेकिन कल 12 बजे टेस्ट होने के बाद में ये चैप्टर आप दोबारा तो पढ़ोगे नहीं, तो कल 12 बजे से आप परसों परसों 12 बजे तक आप फ्री रहोगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, कल ही क्या करेंगे, हमारी रिवीजन क्लास भी रहेगी, है ना। जो मैं गैप दे रहा था ना, एक दिन पेपर एक दिन टेस्ट, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि एक दिन काफी आपके लिए एक चैप्टर का रिवीजन करने के लिए। तो एक दिन, जैसे आज रिवीजन क्लास हो गई, तो कल 12 बजे आपका टेस्ट रहेगा सॉलिड स्टेट का। लेकिन कल 9:20 में मैं क्या करूंगा, आपके फिजिक्स का सेकंड चैप्टर का रिवीजन करा दूंगा। ठीक है। तो आज आपको आज पूरा टाइम मिल गया सॉलिड स्टेट पढ़ने के लिए, आज के दिन में आपका तैयार हो जाएगा। फिर कल का पूरा दिन आपको सॉलिड स्टेट का टेस्ट देने के बाद में पूरा दिन किसको देना है, फिजिक्स के उस चैप्टर को तैयार करने में। फिर परसों आपको टेस्ट देना है, परसों अपन फिर सॉल्यूशन चैप्टर मान लो शुरू कर देंगे। तो अपन रोजाना ही रिवीजन क्लास लेंगे और रोजाना ही एक टेस्ट होगा उस चैप्टर का। जो पिछले दिन चैप्टर पढ़ाया उसका उस दिन टेस्ट हो जाएगा जिस दिन रिवीजन क्लास होगा। आई बात समझ। तो कल से ये अपन सिस्टम लागू करेंगे। तो कल सॉलिड स्टेट का कल 12 बजे टेस्ट रहेगा, ठीक है। और 9:20 पे ये क्लास रहेगी रिवीजन वाली। समझ में आई बात? 12 बजे ठीक है टाइम टेस्ट का, या फिर और भी कोई दूसरा टाइम बताना चाहो? ठीक है।